नमस्कार दोस्तों, कई तैयार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य से जुड़े हुए टॉप 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विद सॉल्यूशन के साथ आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में होने वाली आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार होगी। तो अभी हाल ही में होने वाली केवीएस की परीक्षा या फिर डीटीएलएसबी की परीक्षा हो या फिर एनवीएस की परीक्षा हो या यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर बीपीएससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए तथ्य पूछे जाते हैं, हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनकी बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया, ये आपको बताना है। 1960 होगा, 1959 होगा, 1963 होगा या 1955? तो आंसर होगा हमारा ए 1960। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन जो है 1960 में किया गया। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य हम तथ्य देख लेते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन 3 मई 1960 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। महीने का नाम भी याद रखना है, 3 मई 1960। यह संस्था नई दिल्ली में है तथा इनके संस्थापक श्री हरिबाबू कंसल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। 1565, 1600 ईस्वी में, 1560 में या 1570 में? तो सही आंसर होगा हमारा 1565। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी द्वारा की गई। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। निम्नलिखित 8 कवि कौन कौन है अष्टछाप के अंतर्गत? ये भी हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन है या अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। इनमें वल्लभाचार्य का शिष्य कौन है या फिर विठलनाथ का शिष्य कौन है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अष्टछाप के चारों अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले 8 कवियों को आपको 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए और 4 विठलनाथ जी के शिष्य। आपको ये ध्यान रखना है कौन किसका शिष्य है और अष्टछाप के अंतर्गत कौन कौन कवि शामिल है। तो देखते हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य सबसे पहले कुम्भनदास जी का नाम आएगा, और ये जो है स्वर प्रथम कवि हुए हैं अष्टछाप के। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम कवि कौन है, पहले कवि कौन है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले कुम्भनदास सर्वप्रथम कवि है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे सूरदास। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य है भाई, ये भी ध्यान रखना है। सूरदास जो है सर्वश्रेष्ठ कवि है अष्टछाप के अंतर्गत। तो ये दोनों प्रश्न आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर सर्वप्रथम प्रश्न पूछा जाए प्रश्न में तो आपको कुम्भनदास लगाना है, और अगर ये पूछ लिया जाए अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है तो सूरदास जी का नाम आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। परमानंद दास और कृष्णदास भी वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य है। कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास वल्लभाचार्य जी के ये 4 शिष्य है। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले विठलनाथ जी के जो शिष्य है उसमें शामिल है गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इनको भी आपको ध्यान रखना है। और चतुर्भुजदास जो है भाई कुम्भनदास जी के शिष्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुम्भनदास जी के पुत्र हैं। एक सेकेंड। कुम्भनदास जी के पुत्र कौन है? चतुर्भुजदास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं। और नंददास जी की बात करें तो नंददास जो है सबसे छोटे कवि हुए हैं अष्टछाप के।
सबसे छोटे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा इनमें से कौन सी मानी जाती है, ये आपको देख लेना है। तो हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा जो मानी गई है वो मानी गई है अर्थकथा। अर्थकथा हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। अर्थकथा किसकी आत्मकथा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है अर्थकथा। सन 1941 में बनारसी दास जैन ने ब्रिज भाषा में अर्थकथा की रचना की। तो ये ध्यान रखना आपको। आधुनिक ढंग की हिंदी की प्रथम आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित मेरी आत्म कहानी है, जो कि 1941 में लिखी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक ढंग से हिंदी की प्रथम आत्मकथा पूछी जाए तो आंसर होगा मेरी आत्मकथा। केवल इस प्रकार पूछा जाए हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा, तो आपको ध्यान रखना है अर्थकथा। तो ये आपको बनारसी दास जैन की और जो है मेरी आत्मकथा श्याम सुंदर दास जी की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। तो ये उक्ति किसकी है? खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, परंतु जो है कबीर दास जी जो है धर्मोपदेशक थे। ये उक्ति किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। तो ये उक्ति जो है कबीर दास जी के संबंध में और जो खुसरो के संबंध में किसके द्वारा कही गई? तो आंसर होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करुण को एकमात्र रस किसने माना? एक सेकंड भाई, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी भी टाइपिंग मिस्टेक के कारण थोड़ा सा अधूरा रह गया, तो देख लेते हैं हम। करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले आचार्य कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा भोजराज या फिर भामा। सी ऑप्शन में हम लिख देते हैं भवभूति, और जो है डी ऑप्शन में हम लिख देते हैं राजशेखर। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा सी भवभूति। भवभूति आचार्य ने जो है करुण रस को एकमात्र रस स्वीकार किया है। अपनी रचना के ग्रंथ में उन्होंने बताया है। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? उत्तर रामचरितम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर रामचरितम जो है इनके ग्रंथ का नाम है। और साथ ही इनके द्वारा कहा गया ये कथन भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा कहा है कि एको रस है करुण एवं। तो इसका मतलब है कि करुण रस ही जो है एकमात्र रस है। तो एकमात्र रस, केवल एक ही रस एकमात्र रस किसने माना है करुण रस को? तो भगवती आचार्य ने उत्तर रामचरित्र ग्रंथ के माध्यम से ये बताया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण प्रश्न नंबर की संख्या भी बदल गई है। तो देखते हैं, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदू में ऋतु संहार नामक ग्रंथ के रचयिता है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई रचना ऋतु संहार। तो श्रीधर पाठक का जन्म अगर पूछा जाए 1859 और मृत्यु 1928, ये इनका जीवन काल रहा। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं और द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। भाई ये भी आपको सॉरी भाई, हाँ द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। और ऋतु संहार के मूल रचनाकार कालिदास है। जो ऋतु संहार नामक जो ग्रंथ लिखा संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के ग्रंथ का अनुवाद है श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक ने काफी ग्रंथों का अनुवाद किया है अपनी, उन्होंने अनुदित रचनाएं अधिक लिखे हैं। तो इन्होंने संस्कृत भाषा का ग्रंथ ऋतु संहार रचना को जो है अनुवाद किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीधर पाठक जी द्वारा ही एक रचना और लिखी गई गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना है। उसके अलावा और भी कई अन्य रचनाओं का उन्होंने
अनुवाद किया है, जैसे श्रांत प्रतीक नामक जो उन्होंने। तो आपको ध्यान रखना है, श्रीधर पाठक जी द्वारा ही लिखी गई रचना, काफी प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछी जाती है। श्रांत प्रतीक, श्रांत प्रतीक इन्होंने जो है 1902 में इसका अनुवाद किया। किस कौन सी रचना थी, किस रचना का अनुवाद किया था इन्होंने? ट्रेवलर, ट्रेवलर। ये जो है गोल्ड स्मिथ जी की रचना थी। गोल्ड स्मिथ की रचना का अनुवाद उन्होंने श्रांत प्रतीक नाम से किया, जो कि खड़ी बोली में अनुवाद किया इन्होंने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी अन्य रचनाएं हैं इनकी, जैसे हरमिट का भी इन्होंने अनुवाद किया है, हरमिट रचना का, जो कि ये भी गोल्ड स्मिथ की है, हरमिट रचना भी। उसके इस रचना को इन्होंने एकांतवास योगी से लिखा है, एकांतवास योगी। और कब अनुवाद किया? 1886 की रचना है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इन्होंने जो है एक रचना और है, उज्जड ग्राम नाम से भी इन्होंने लिखी है, जो कि गोल्ड स्मिथ की है। टेंटल विलेज नामक रचना का अनुवाद उन्होंने किया है, उज्जड ग्राम, उज्जड ग्राम नाम की रचना भी लिखी है। तो इन तीनों रचनाओं को ध्यान रखना है, श्रांत प्रतीक और जो है एकांतवासी योगी और उज्जड ग्राम, ये तीनों रचनाएं भी श्रीधर पाठक जी की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रांत प्रतीक जो है खड़ी बोली में अनुवाद किया, और जो है इन्होंने उज्जड ग्राम का जो अनुवाद है ब्रज भाषा में किया, और जो है इन्होंने एकांतवासी योगी की रचना का भी अनुवाद खड़ी बोली में किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित, किस लेखक ने, आएगा भी, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक ने किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई कीर्ति है ये वट वृक्ष की छाया में, और की, तो ध्यान रखना है, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में इन्हीं के पुत्र कुमुद नागर ने लिखा है, ये ध्यान रखना है। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, जो कि 2004 जीवनी लिखी गई अमृतलाल नागर जी की। अमृतलाल नागर की जीवनी जो है किसके द्वारा लिखी गई? उन्हीं के पुत्र खुद कुमुद नागर, ये इनका पुत्र है कुमुद नागर, अमृतलाल नागर जी का। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियां, सिकंदर हार गया आदि जो है अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं हैं। अमृतलाल नागर को 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने मानस का हंस 1972 में तुलसीदास का वर्णन किया है। तो मानस का हंस में इन्होंने तुलसीदास जी के, ये पूछा जाता है तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर ने कौन सी रचना लिखी? तो ध्यान रखना है मानस का हंस। और एक है खंजन नैन, खंजन नैन इन्होंने सूरदास के जीवन पर आधारित रचना लिखी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अमृत और विष पर वर्ष 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा रचित नहीं है? एक दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला या समरशेष है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा समरशेष है। समरशेष है जो रचना है, उपन्यास है, ये राही मासूम रजा का नहीं है। दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, ओपी शुक्ला, तीनों उपन्यास राही मासूम रचा जी के हैं। समरशेष है जो उपन्यास है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह जी द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना है। और अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के और अन्य अन्य रचनाएं झीनी जीनी बीनी चदरिया नामक उपन्यास के लिए इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। समरशेष है अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो है
कथात्मक उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, ये विचार किसका है? ये जो यहाँ पर कथन कहा है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, उपयुक्त में से ये कथन रामविलास शर्मा का है, सुनीति कुमार चटर्जी का है, या फिर जॉर्ज गिरियसन का है, या नामवर सिंह का है? तो सही आंसर होगा हमारा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी द्वारा ये कथन कहा गया कि संस्कृत का कोई भी शब्द तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर रामविलास शर्मा 10 अक्टूबर 1912 में इनका जन्म हुआ, 30 मई 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखते हैं, प्रथम आलोचनात्मक लेख जो है निराला जी की कविता लिखा रामविलास शर्मा जी द्वारा ही, जो कि चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इनमें से अमीरदास, मतीराम, चिंतामणि या रामसाय, इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की? तो आंसर होगा हमारा चिंतामणि। तो चिंतामणि ने जो है सतसई की रचना नहीं की। मतीराम सतसई भी जो लिखी गई है, अमीरदास ने भी की है और रामसाई ने भी की है। तो ध्यान रखना है, सतसई शब्द शत और सई से बना है। शत का अर्थ है 7 और सई का अर्थ है 100। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद होते हैं। कवि चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी के रीतिकाल के कवि है। चिंतामणि की प्रमुख कृतियां रस विलास, श्रृंगार विलास, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि हैं। और अन्य काव्य कीर्तियां देखते हैं जो कि अन्य कवियों द्वारा लिखी गई, जिन्होंने सतसई की रचना की है। जैसे कि मतीराम की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है सतसई, सतसई उन्होंने लिखा है। उसके साथ ही वर्त कौमुद भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। फूल मंजरी भी। इसके अलावा रामसा जी द्वारा भी लिखी गई सतसई, वाणी भूषण और वृत्त तरंगिणी कहरा, इनकी रचनाएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अमीरदास की रचना सतसई, अमीर प्रकाश सभामंडल आदि है। आपको चिंतामणि और मतीराम की रचनाओं को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं चिंतामणि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो पंक्ति है, हरि कथा अनंता कही सुने बहुविधि सब संता, ये राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने ये जो बात है ये शिव से कहलवाई। ये आप लोगों को पता ही होगा, शिव पुराण में, शिव कथा में आपको देखने को भी मिला होगा इस प्रकार का कि जो ये शिव द्वारा गाया गया ये जो पंक्तियां है। तो तुलसीदास जी ने ये जो बात है ये शिव से कहलवाई थी। हरि अनंत, उनका कोई अपार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाय नहीं जा सकता। तो शुक्ल के अनुसार सॉरी भाई, यहाँ पर भाई ये रामचंद्र शुक्ल नहीं है, माफी चाहूंगी, ये दशरथ पुत्र श्री राम है। श्री राम, ये दशरथ पुत्र श्री राम के जो सुंदर चरित्र को जो है करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाया जा सकता, ये कहा है शिव भगवान साक्षात शिव के के स्वर में जो है ये बोली गई पंक्तियां हैं, जो कि तुलसीदास जी द्वारा अपनी रचना के अंतर्गत ये वहां पर कही गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमरीन जाप करे, उपयुक्त पंक्तियों में उपयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? सही आंसर हो जाएगा सहसार चक्र। तो ये पंक्तियां किसकी है? तो ध्यान रखना है कबीरदास जी की। कबीरदास जी को आपको पता ही है, भक्ति काल के ज्ञानाश्री अर्थात निर्गुण शाखा के संत कवियों में प्रमुख
कवि माने जाते हैं। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों में शामिल है कीर्ति है साखी शबद रमेणी कबीरदास जी की। आगे बढ़ते हैं और अन्य तथ्यों को हम एक्सप्लेनेशन के साथ और अन्य प्रश्नों में करेंगे भाई। ज्यादा एक प्रश्न से संबंधित अधिक एक्सप्लेनेशन हम नहीं करते, कुल मुख्य मुख्य ही बातों को वहां पर रखते हैं और बार बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद रहे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, देखते हैं। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की विभावना कुछ लोगों में जगाई। उपयुक्त कथन किसका है? विजय देवनारायण शाही का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, नंद दुलारे वाजपेयी भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या रामचंद्र शुक्ल जी का है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही ये कथन कहा गया कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शुक्ल की बात करें तो शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1984, मृत्यु उनकी 2 फरवरी 1941। आगे बढ़ते हैं। आलोचक के रूप में काफी प्रसिद्ध रहे शुक्ल जी, काफी निबंधकार रहे, साहित्य इतिहासकार के रूप में तो काफी प्रसिद्ध ही है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो है ग्रंथ लिखा, 1929 में प्रकाशित हुआ। कोशकार रहे, अनुवादक रहे, कथाकार रहे और कवि रहे। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी इन्हीं के द्वारा किया गया और हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध भी इनके द्वारा लिखे गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो प्रेम शतक रचना के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है, अंबिका दत्त व्यास है, दुलारे भार्गव है या वियोगी हरि है? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रेम शतक नामक जो रचना है, प्रेम शतक। तो ये रचना किसके द्वारा लिखी गई? वियोगी हरि जी द्वारा लिखी गई। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि है। ये आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि है। वीर सतसई के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है और वियोगी हरि गांधीवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। कुछ कीर्तियां इनकी भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, देशद्रोह, व्यर्थ करो आदि जो है इनकी वियोगी हरि जी की प्रमुख कीर्तियां हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण किस प्रकार के रहे हैं? आत्मनिष्ठ रहे हैं, लोक निरपेक्ष रहे हैं, जीवन सापेक्ष रहे हैं, लोक हित रक्षक रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष रहे हैं। इस संप्रदाय के राधा कृष्ण तटस्थ है। हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी द्वारा की गई। तो ध्यान रखना है, इन्हें सखी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं और प्राय स्त्रियों के भेष में रहकर उन्हीं के आचारों व्यवहारों आदि का भी पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा इनमें से जो है जो पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती तो शामिल है मगही। मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहारी हिंदी की है। कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा तीनों जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो देख लेते हैं। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है और जिसमें पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी में विभाजित किया गया है, अर्थात बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही। तो पूर्वी हिंदी की 2 उपबोलियां निकली, पूर्वी बिहारी की 2 सॉरी भाई पूर्वी हिंदी की नहीं, पूर्वी बिहारी की 2 बोलियां निकली, मगही और मैथिली, जिसमें मगही जो है पूर्वी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और जो है
पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आने वाली भोजपुरी है। तो ये पूछा जा सकता है, इनको ध्यान रखना है। कौन सी बोली किसके से निकली है, जैसे कि पूर्वी हिंदी से निकली है अवधी, बघेली और जो है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निकलने वाली बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निकलने वाली बोलियां हैं। और मगही, मैथिली और भोजपुरी ये सारी हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत निकलने वाली बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो प्राकृत में लिखी गई, पेशाची अपभ्रंश में लिखी गई, या फिर पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो ध्यान रखना है, जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई वही आती है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। तो देखते हैं, 8वीं शताब्दी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वर्ज्यान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी नाथ थे। पहले ऐसा माना जाता है जो सिद्ध आचार्य, जो सिद्ध कवि हुए हैं वे पहले नाथ थे, नाथों में शामिल थे। सिद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाए। और सिद्धों की प्रमुख रचनाएं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है, जैसे कि सरहप्पा की जो रचना है दोहा कोश, काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 769 ईस्वी इसका समय रहा। लुईपा 773 के लगभग वही। और लुईपाद गीतिका जो है इनका ग्रंथ है। शबरपा 780 समय और जो है चार्यापद इनका ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखना है। महामुद्रा वर्ज गीति, वर्ज योगिनी भी इन्हीं का ग्रंथ है, लेकिन चार्यापद अधिक पूछा जाता है। कणहप्पा का समय लगभग 820 ईस्वी। चार्याचर्य विनिश्चय और कणहप्पा गीतिका जो है इनकी रचना रही है। इसके अलावा डोम्बिपा 840 के लगभग समय रहा। डोम्बी गीतिका जो है इनका ग्रंथ है। योगचार्य इंपोर्टेंट है इनका ग्रंथ, भाई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना है। योगचार्य जो है डोम्बिपा का ग्रंथ है। इसके अलावा अक्षर द्विकोश भी इसी का ग्रंथ था, अक्षर द्विकोपदेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ये विचार किसका है? कथन संबंधी भी या कथन या पंक्ति संबंधी भी जो है कम से कम 5 से 6 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको सभी कथन और पंक्तियों को ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ये विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन जी की नहीं है? इनमें से प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है ठाकुर जगमोहन जी की है, ठाकुर जगमोहन सिंह जी की है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी। लेकिन प्रेम प्रलाप जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है।
इसका रचना वर्ष 777 ईस्वी है। अन्य काव्य कृतियां है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जैसे कि भक्त सरवशव। समय है इसका 1870। प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876-77, प्रेम प्रलाप 1877, होली 1879, मधुमुकुल 1881, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली का काव्यहीन का 1882। समय है इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं है जिस भी लेखक की, उनके प्रकाशन वर्ष को भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। आजकल प्रकाशन वर्ष से भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो जितनी इम्पोर्टेंट रचनाएं है कवियों की, उनके प्रकाशन वर्ष को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें पूछा जा सकता है फूलों का गुच्छा खड़ी बोली का काव्य है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, उसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो ध्यान रखना है 1882। प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित्र भी 1883, दान लीला तमन्ना लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा, हास्य व्यंग्य संबंधी रचना है इनकी बंदर सभा, जो कि इंदर सभा के का ही अनुकरण किया गया। इसके अलावा बकरी विलाप भी इनका हास्य व्यंग्य संबंधी रचना है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अज्ञान बसंत पेसरो कियो, बस ये ते ही त्यागी तपाई ना, दिन काम को तोल के जो बने तिन बिच वियोग बुलाई ना। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार पूछा गया है भाई, तो ये पंक्तियां प्रेमधन जी की है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। प्रेमधन की रचनाएं भी ध्यान रखनी है। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय आदि रचनाएं जो है प्रेमधन जी की है। और भारत सौभाग्य नाटक पर 1888 में अधिवेशन के अवसर पर खेले जाने वाला नाटक है ये इनका। 1881 को मिर्जापुर से आनंद कादम्बनी के संस्थापक भी रहे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन जी। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम, यही जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी करो ग्रहण, संकोच नहीं। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां जो है श्रीधर पाठक जी की है। खड़ी बोली के स्वच्छंदवादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक, एकांतवासी योगी। खड़ी बोली पद्य में ये इनकी रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना एकांतवासी योगी एक प्रेम कथा खंड काव्य है, जो कि मैंने आपको बताया था। एकांतवासी योगी अनुदित रचना है, गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखी गई। हरमिट रचना के ध्यान रखना है। हरमिट रचना का अनुवाद है ये एकांतवासी योगी, गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखी गई रचना हरमिट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य पॉइंट देखते हैं। एक रमणी द्वारा उपेक्षित पुरुष एकांतवासी योगी बन जाता है। प्रमुख रचनाएं मनोविनोद, धन विनय, गुणवंत हेमंत इनकी पहली रचना मानी गई है। और देहरादून एकांतवासी योगी, भारत गीत भी आदि इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आवारा मसीहा जो है निम्नलिखित में से जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि बांग्ला साहित्यकार हुए हैं, उनके जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला लेखक हुए हैं, इनकी जीवनी है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ। विष्णु जी की 14 वर्ष की साधना का सफल प्रयास रहा आवारा मसीहा। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर जी को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मूर्ति देवी से भी सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर जी की और अन्य रचनाएं जैसे ढलती रात, शोपनमयी, अर्ध नारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा और आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये
का कथन जो है युद्ध और नारी से लिया गया है, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं युद्ध और श्रृंखला की कड़िया 1942 में महादेवी वर्मा के मूल समस्या मूलक निबंधों का एक संग्रह है। इसी निबंध संग्रह में युद्ध और नारी निबंध संकलित है। युद्ध और नारी नामक लेख में उन्होंने युद्ध, स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान पर गंभीर वैश्विक और मौलिक चिंतन व्यक्त किया है। इन्होंने चांद का कार्यभार भी संभाला। चांद पत्रिका का भी जो है को भी संपादन के कार्य जो चांद पत्रिका का भी संपादन किया महादेवी वर्मा जी द्वारा। और 1956 में भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि भी इनको दी। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांदगी 1936, दीपशिखा 1942, शब्दपर्णा 1959। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रमुख साहित्यकारों की जो प्रमुख कृतियां हैं उनके प्रकाशन वर्ष को अवश्य याद रखना है, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न प्रकाशन वर्ष से भी आजकल हर परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि प्रमुख कृतियां हैं। इनके प्रकाशन वर्ष को भी रिवाइज करते हुए चलना है। तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही आपको तथ्य याद रह पाएंगे, अन्यथा आप भूल जाओगे। अगर परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो आपको बार बार तथ्यों की रिवीजन करनी होगी, निरंतरता के साथ अभ्यास करना होगा। तो इसी तरह हम धीरे धीरे जो है अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों की रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा प्रश्न नंबर 24। और एक बात और कहना चाहूंगी, वही वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट भी अवश्य किया करें, ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। हम कहानी के अंतर्गत जो है एक व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है, जो कि एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं। मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। 1971 में पद्म भूषण तथा 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, सुखदा 1953 आदि उपन्यास भी जो है इनके द्वारा लिखे गए। अनेक अवसर आए जब उन्होंने नारी चित्रण भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति से ये गुजरे हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं जैसे कि फांसी, वातायन, एक रात, बाजी, दो चिड़िया, सभी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैनेन्द्र जी की रचनाएं ध्यान रखना है। नीलम देश की राजकन्या 1933 की रचना है, इनके द्वारा लिखी गया ये एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो आप सभी को पता है, परीक्षा गुरु के अंतर्गत जो है रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा दर्शाई गई है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना है परीक्षा गुरु को, जिसकी रचना श्री लाला निवास दास ने 25 नवंबर 1882 में की। उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। इस अपने उपन्यास में इन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी सुनाई है। अन्य मुख्य पात्र भी रहे हैं चुन्नीलाल मास्टर, शंभुदयाल, ब्रज किशोर, नूतन ब्रह्मचारी आदि जो है इसके और अन्य पात्र हैं। ब्रज किशोर जो है मदन मोहन के एक जो है काफी अच्छे मित्र के रूप में यहाँ पर हमें मिलते हैं, जो कि मदन मोहन को गलत संगत से बाहर निकालते हैं। उसके अलावा नूतन ब्रह्मचारी, ये भाई टाइपिंग मिस्टेक है, नूतन ब्रह्मचारी इनके उपन्यास का नाम है, जो कि 1886 में प्रकाशित हुआ बालकृष्ण भट्ट जी के। तो ध्यान रखना है, आदर्श दंपत्ति जो है
मेहता लज्जाराम जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। परिणय परिणय जो है किशोरी लाल जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? प्रणदत्त जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया कल्याणी परिणय का पात्र है, राज्यश्री का पात्र है, या फिर स्कंदगुप्त का पात्र है, या फिर अजातशत्रु का पात्र है? तो परिणय दत्त जो है स्कंदगुप्त के अंतर्गत आता है पात्र। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक में 5 अंक है तथा अध्यायों की योजना दृश्यों पर आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक के अन्य पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, चक्रपाली, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, शेष शरवनाक, ये इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। साथ ही धातु सेन जिसे कुमार दत्त दास के नाम से भी जाना गया है, और पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, देवसेना आदि इनके स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित कल्याणी परिणय का के पात्र है चंद्रगुप्त, कर्नेलिया, शिलुकश। राज्यश्री 1915 में अन्य पात्र है ग्रहवर्मन, राज्यश्री आदि। अजातशत्रु 1922, बिंबिसार, उदय, पद्मावती और वासवी और सेनाजीत आदि इनके पात्र है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक जो है इनमें से कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा हमारा नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी जी जो है शुक्ल युग के प्रख्यात समालोचक रहे हैं। उन्होंने काशी नागरी पचैनी सभा में सूरदास का तथा बाद में गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का संपादन किया। नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, हिंदी के कवियों में यदि कवि रमणीय और सुंदर अद्वैतवादी रहस्यवाद है तो जयसी में। तो ध्यान रखना है, ये कथन नंदुलारे वाजपेयी जी का है जयसी जी के संबंध में। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, साहित्यिक और विवेकचंद, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए दर्शन आदि ग्रंथ आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28। आचार्य भरत के रस उत्तर के व्याख्याता संकुक के सिद्धांत का नाम बताइए। यहाँ पर हमारे जो भरत मुनि जी द्वारा जो रस उत्तर दिया गया उसके जो 4 व्याख्याता हुए हैं, संकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। उनमें संकुक का सिद्धांत पूछा हुआ है। अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद या फिर आरोपवाद। तो सही आंसर होगा हमारा अनुमितिवाद। अनुमितिवाद सिद्धांत जो है संकुक जी का है। अनुमितिवाद तो ध्यान रखना है भट्टलोलट, आचार्य संकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो भरत मुनि के रस उत्तर के प्रमुख ये 4 व्याख्याकार रहे हैं। संकुक का जो सिद्धांत रहा है वो अनुमितिवाद है, न्याय मतानुसारी सिद्धांत माना गया है, और जो है इसका कारण उसका अनुमति पर ध्यान होना है। चित्त तुरंग न्याय पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद कह सकते हो, संकुक का अनुमतिवाद या अनुमानवाद कह सकते हो, भट्टनायक का भुक्तिवाद या फिर आप जो है इसे भोगवाद के नाम से भी जानते हो, भोगवाद भी कह सकते हो, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखी नहीं गई? तो I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक इनमें से कौन सी नहीं है? तो नहीं और यहाँ पर आपको ध्यान देते हुए चलना है कि प्रश्न में पूछा गया है क्या गया है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स जी की रचना है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की है, और कोलरिज ऑन इम्यूनाइजेशन ये भी रिचर्ड्स की है। लेकिन नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर ये रिचर्ड्स जी की नहीं है, बल्कि जो है T.F. एलियट जी की रचना है। I.A. रिचर्ड्स का रचना काल 1934 से 1936 के मध्य माना जाता है।
आई एलिजर्स द्वारा लिखित पुस्तकें प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या कोलरिज ऑन इम्यूनाइजेशन। 1 दर्जन ग्रंथ में प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा है। रिचर्ड्स जी का ये ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो प्राणचंद चौहान का संबंध जो है भक्ति काल के ही कवि हुए हैं और राम भक्ति के अंतर्गत भी आते हैं प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान भक्ति काल के कवि हैं, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक के रचनाकार हैं और भंवर गीत। आज की क्लास में केवल 30 ही प्रश्नों को करेंगे भाई, और अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे पढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।